फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस कक्षा 6, 7, 8 की ये पुस्तक, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट, जूनियर एडिट एग्ज़ाम और सुपर टेट के लिए मददगार साबित होगी। ये एससीईआरटी की बुक है जो कि यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है और आपको आपके पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस बुक्स में से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनअकैडमी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कोर्स लेकर आता रहता है। ऐसे ही एक कोर्स था सीटेट 31 जनवरी के लिए, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल गया है। 500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं और काउंटिंग चल रही है। तो एक और कोर्स आप लोगों के लिए यूपी टेट 2021 के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। 12 मार्च से ये लॉन्च किया गया है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप भी 14 मार्च को होने वाली है, जिसे आप ज्वाइन करके रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 11 तक कोई भी रैंक ला सकते हैं और पा सकते हैं टेट सब्सक्रिप्शन। साथ ही काफ़ी सारे डिस्काउंट इन टेट सब्सक्रिप्शन। जो कि ये टेस्ट होगा वो 120 मिनट का होगा। आपको दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। टेट टी 2020 के भी डेली टेस्ट होते रहते हैं। डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एवरीडे एट 6 PM होता है। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो अनअकैडमी शिक्षा टेट फॉर रेगुलर अपडेट्स अबाउट टीचिंग एग्जाम एंड ऑल द बैचेस कोर्सेज। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। आपको हर एक बैच के लिए बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज़, क्विज़ या फ्री लाइव क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अनलॉक कोड पूछा जाता है, जिसमें भी आप प्रतीक्षा टेट लिख के अनलॉक इसको कर सकते हैं। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और आप प्रतीक्षा टेट रेफरल कोड यूज़ करके इनमें डिस्काउंट पा सकते हैं। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन, ओनली ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। संचयन और पुनर्भरण। तो संचयन और पुनर्भरण ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। वर्षा का जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। जल का इस प्रकार अपने आप भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यह पुनर्भरण वर्षा जल तालाब, झील, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप होता रहता है। हम घरों में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जल को घड़ों, बाल्टी, टंकी आदि में संचित करके रखते हैं। इसी प्रकार तालाब, पोखर, बांध आदि बनाकर जब वर्षा के जल को हम रोक कर रखते हैं तो उसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। वर्षा का जल व्यर्थ न जाने पाए, इसलिए इसको हम कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल के रूप में भी संचित कर सकते हैं। भूजल पुनर्भरण का तात्पर्य भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाना है। भूजल समाप्त हो जाए तो मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। भूजल पुनर्भरण और संचयन की अनेक वैज्ञानिक विधियां हैं। जब हम वर्षा के जल को भूजल भंडार के रूप में पुनर्भरण और संचयन करते हैं तो इसे कृत्रिम भूजल पुनर्भरण कहते हैं। कृत्रिम भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था हम सभी मनुष्यों द्वारा की जाती है। इससे भूजल के रूप में वर्षा जल को बचाकर रखा जा सकता है। इससे भूजल स्तर में गिरावट को कम करना संभव होगा। तो साथ ही ये विधियां पर्यावरण के लिए अनुकूल भी हैं। पुनर्भरण पिट द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से संचयन किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में मकानों की छत से वर्षा जल को गड्ढे में इकट्ठा कर प्रयोग में लाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र के लिए यह विधि अधिक उपयोगी है। तो पुनर्भरण पिट किसी भी आकार का हो सकता है। यह पिट 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जाता है। पिट में सबसे नीचे तल में बोल्डर पत्थर के टुकड़े, उसके ऊपर मध्य से बजरी तथा बजरी के ऊपर मोटी रेत भरी जाती है। वर्षा का जल मकान की छत से एक पाइप द्वारा छोटे पिट या गड्ढे में बालू पर गिरता है। पानी के साथ आया कचरा मोटी रेत पर रुक जाता है और पानी मोटी रेत से बजरी तथा बजरी से छनकर
पत्थर के टुकड़ों से होता हुआ पिट से बाहर साफ जल के रूप में बड़े टैंक में या भूमि के नीचे इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम जल का पुनर्भरण कर सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। तो मकान की छत से प्राप्त होने वाले वर्षा जल का संचयन और पुनर्भरण के लिए खाई 0.5 से 1 मीटर चौड़ी और 1 से 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 20 मीटर लंबी हो सकती है। नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा का जल के संचयन की विधि यहाँ पर दी है। इस विधि का प्रयोग ऐसे नलकूपों के लिए किया जाता है जहाँ नलकूप के नीचे का जलाशय या तो सूख गया है या उसमें पानी की कमी हो गई है। भूमि के अंदर के ऐसे जलाशयों को भरने के लिए यह विधि उपयुक्त है और इस विधि का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। पहली विधि यह है कि छत के पानी को नलकूप द्वारा नीचे जलाशय में ले जाने के लिए वर्षा जल को एक टी आकार के पाइप में फिल्टर लगाकर छत का पानी नलकूप में डाला जाता है। और दूसरी विधि यह है कि छत के पानी को पाइप द्वारा पहले बताए गए पत्थर के टुकड़े, बजरी और मोटी बालू वाले गड्ढों से साफ करके पानी को नलकूप में डाला जाता है। तो ये 2 विधियां हैं। गली प्लग द्वारा वर्षा जल संचयन। गली प्लग पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। गली प्लग का निर्माण स्थानीय पत्थर, चिकनी मिट्टी व झाड़ियों का उपयोग कर वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ढलान से संकरे बहते हुए नालों व जलधाराओं को बांध कर किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ ढलान समाप्त होता हो। कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल का संचयन। कम वर्षा वाले स्थानों के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि से वर्षा का जल समान ऊंचाई वाले ढलान पर चारों तरफ बांध बनाकर रोका जाता है। चेक डैम नाला बांध के द्वारा वर्षा जल संचयन। चेक डैम का निर्माण बहुत कम ढलान वाली छोटी जलधाराओं पर किया जाता है। इस विधि द्वारा संचित जल अधिकतर नालों के बहाव क्षेत्रों में इकट्ठा रहता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 2 मीटर से कम होती है, अतः पानी अधिक होने पर दीवार के ऊपर से बह जाता है। पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल संचयन। चालू व बंद पड़े कुओं की सफाई व कचरा के निस्तारण के पश्चात पुनर्भरण संरचना के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। पुनर्भरित किए जाने वाले जल का कचरा निस्तारण कक्ष से एक पाइप के माध्यम से कुएं के तल या जल स्तर के नीचे ले जाया जाता है ताकि कुएं के तल में गड्ढे होने व हवा के बुलबुलों को फंसने से रोका जा सके। तो सरकार द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण एवं संचयन हेतु निम्नलिखित योजना बनाई गई हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 200 वर्ग मीटर वाले भूखंडों में कम से कम एक वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध कराना। सभी गांव के तालाबों, पोखरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना। पेयजल वाले कुओं से 200 मीटर या उससे कम दूरी के अंदर सिंचाई के कुओं एवं नलकूपों के निर्माण में प्रतिबंध लगाना। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जल है। यदि इसमें 1% कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती है। यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है, मुंह व जीभ सूखने लगती है। शरीर में 15% जल की कमी होने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार कई तरह के चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, साइंस में भी मिलेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च। भारत की जल नीति 1987 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1987 में। और 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई और राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान रखें।
और भी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, चैप्टर एंड हो चुका है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।